मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। तो भूलोगे तो है ही है। भूलोगे नहीं तो फिर सब जो है एक बार में पढ़ करके सब ना डीएम बन जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रिवाइज करना। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा जो है याद होती जाएंगी, बातें दिमाग में आती जाएंगी। हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ चुके थे। आज इलेक्ट्रिसिटी को जो है 20-25 मिनट में पूरा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, पूरा कंसेप्ट जो है एकदम से दिमाग में फ्लो होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहती है, करंट बहती है, इसी तरीके से पूरा फ्लैश होगा, बहेगा, पूरा तुम्हारे दिमाग में पूरा जो है करंट बहेगा। ठीक है, तो हम लोग अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पूरा। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू इसका पूरा एक समझ लो समरी है। ठीक है, हम लोग देखेंगे। देखो, हम कहाँ से शुरू करते हैं? बिजली के उत्पादन से। बिजली का उत्पादन होता है, फिर किस तरीके से बिजली जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होकर के फिर उनको एक चालक मिल जाता है और वो बहने लगते हैं। यही तो कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिजली क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होकर के उन्हें एक चालक मिल जाता है और एक निश्चित दिशा में वो क्या होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं, गतिशील हो जाते हैं। तो बिजली बनाने के लिए हमने बताया था, जो बिजली बनती है वो कई तरीके से बन सकती है। थर्मल पावर से बन सकती है। ठीक है, कैसे बन सकती है? थर्मल स्टेशन या थर्मल पावर से बन सकती है, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। कैसे हो सकती है? हाइड्रो से जल विद्युत हो सकती है, या फिर न्यूक्लियर हो सकती है। कैसे हो सकती है? न्यूक्लियर पावर हो सकती है। ठीक है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो सकती है, रिन्यूएबल हो सकती है, नवीकरणीय ऊर्जा हो सकती है। तो इन सारे साधनों से क्या होती है, बिजली बनती है। बिजली बनने के पीछे, मतलब बनाने के पीछे क्या है कि हमको एक उपकरण है जो डायनमो जैसा होता है, डायनमो ही होता है, उसको घुमाना है बस। उसको घुमाने के लिए चाहे आप सीधे पानी की धार मारो, चाहे आप उसे स्टीम की धार मारो, उसे घुमाना है कुल मिलाकर के, टरबाइन को घुमा करके, और उस मशीन को क्या करना है, घुमाना है। जो मशीन मैंने बताई थी वो मशीन कुछ इस तरीके से होती है। उसमें 2 चुंबक लगे होते हैं, हैवी भारी भारी चुंबक लगे होते हैं, और उसमें जो है एक जो है आर्मेचर लगा होता है, और इस आर्मेचर में जो है कॉयल, इस तरीके से कॉपर के कॉयल लपटे होते हैं, और ये घूमता है। ये क्या करता है? घूमता है, और घूमने के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, बहुत फास्ट घुमाया जाता है। ये एक जो है चुंबक है, और ये दूसरा चुंबक मैग्नेट है। दोनों के नाक जो है ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड जनरेट हो जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी फील्ड जनरेट हो जाता है, और जो इसके जो पार्टिकल्स है, हमने बताया था, मतलब जो कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी द्रव्य होता है, तो उस द्रव्य को अगर आप उसके अंदर जाओगे, उसको मतलब उसके अंतिम हिस्से तक जाओगे, जिसको आप 2 हिस्सों में नहीं तोड़ सकते, उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, इस जो है पेन को, इस जो मार्कर को आप तब तक तोड़ते रहो जब तक इसका आखिरी हिस्सा वो मिल जाए जिसको आप 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते हो। तो उसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो इस परमाणु की मैंने व्यवस्था बताई थी कि इस परमाणु में 3 चीजें व्यवस्थित होती हैं। एक तो इसका नाभिक होता है, जिस नाभिक में 2 चीज होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस नाभिक के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो प्रोटॉन जो पॉजिटिव होता है, इस पे जो है धनात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋणात्मक होते हैं, और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होते हैं। ठीक, तो ये हर पदार्थ में व्यवस्था होती है। ठीक है, और हर पदार्थ में, अब ये कहोगे फिर इसमें क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी बहती है? इसमें ये व्यवस्था है तो इसमें क्यों नहीं बहती है? तो इसमें इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह ही नहीं कर पाती है। इसमें जो है पार्टिकल चार्ज ही नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से मतलब ये कुचालक हो जाते हैं। जो रबड़ है या प्लास्टिक है, ये क्या हो जाते हैं?
कुचालक हो जाते हैं, इनमें बिजली प्रवाहित ही नहीं होती है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में मतलब वहां पर हर मेटल्स का अपना अलग अलग गुण होता है, हर मेटल्स में अलग अलग प्रतिरोध की व्यवस्था होती है। तो जो मेटल्स हैं इनको भी आप जब जूम करोगे, गहराई में जाओगे, तो फिर देखोगे, जूम करोगे मतलब पार्टिकल्स को तोड़ोगे तो एक क्या मिलेगा, एटम मिलेगा। ऐसे ही करोड़ों एटम से मिलकर के जो है एक पदार्थ बन जाता है। और सभी एटम्स इसी तरीके से जो है क्या करते हैं, बने हुए हैं। नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और चक्कर लगाता है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये चक्कर लगा रहा है, ये अभी स्वतंत्र रूप से चक्कर लगाते हैं। इसका जैसे जितना ज्यादा नाभिक के नजदीक होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उतना ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है मजबूती से जुड़े होंगे। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते चले जाते हैं। इसी चीज का फायदा उठाता है कौन, यहाँ पर चार्ज हुए पार्टिकल्स, जो इस व्यवस्था में जो हमने मैग्नेट से जनरेट किया था बिजली, मैंने चार्ज उत्पन्न किया था, अब चार्ज उत्पन्न हो गया था, तो इसे हम कहते हैं वोल्टेज। इसे क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो इस वोल्टेज क्या है, एक्चुअली एक प्रेशर जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, प्रेशर। और जैसे ही इस प्रेशर के लिए हमने एल्युमिनियम का तार या फिर कॉपर का तार, कोई भी तार लगाया, तो उस तार में भी तो यही व्यवस्था है, उस मेटल में भी तो यही व्यवस्था है, क्या, एटम्स है। और एटम्स में यही सारी व्यवस्था है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चक्कर क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं केंद्रक से, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये धक्का लगाता है आसानी से। कौन, वोल्टेज। वोल्टेज धक्का लगाता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है अपने जो है परिवार को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसका परिवार है, उस परिवार को छोड़ करके बह जाता है। किसके धक्के से, वोल्टेज के धक्के से बहने लगता है। अब ये बहते हुए, चूंकि एक इसको दिशा मिल गई, एक तार मिल गया, एक वायर मिल गया, तो ये बहते हुए अब आगे भी धक्का लगाएगा सारे सबको, जिसको जो जो स्वतंत्र इसको इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे, सबको कहेगा चलो हमारे साथ, परिवार अपना छोड़ो, हमारे साथ चलो। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डटे खड़े हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डटे खड़े हैं, वो नहीं जाएंगे। अगर न्यूट्रॉन चल दिया तो फिर वहां पर जो है क्या बन जाएगा, एटम जो है विस्फोट कर जाएगा, न्यूक्लियर विस्फोट हो जाएगा। तो ऐसा सिर्फ यूरेनियम 200 यूरेनियम में होता है। किसमें होता है, यूरेनियम मोनाजाइट, जो है न्यूक्लियर जो है ईंधन होते हैं, उसमें होता है। लेकिन बाकी और मेटल्स में ये व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खिसकते नहीं है। न्यूट्रॉन तो एकदम नहीं खिसकता है, वो तो बिल्कुल जड़त होता है, इनमें खड़ा रहता है। प्रोटॉन तो थोड़ा बहुत हिल भी जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं हिलेगा। न्यूट्रॉन तो सिर्फ कहाँ हिलेगा, न्यूक्लियर वाले में हिलेगा। जब उसमें न्यूक्लियर मिलता है तो वहां पर भाई जो डटा हुआ है और एकदम से हिले, कुंभकर्ण वाला उदाहरण दिया था, कुंभकर्ण डटा हुआ है, सो रहा है, और एकदम से उसको जगा दो तो फिर विस्फोट कर देगा। तो न्यूट्रॉन के साथ यही होता है, न्यूट्रॉन डटा हुआ है, एकदम स्थिर है, और जब जगता है तो फिर महाविस्फोट करता है, और जो है परमाणु जो है विस्फोट हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे मतलब चुड़भैया हैं, वो तो भागते रहते हैं, क्योंकि वो तो चक्कर लगा रहे हैं खुद ही। तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको फ्लो मिल जाता है एक मेटल्स के माध्यम से, और इस मेटल्स को, इस फ्लो को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। इस मेटल को जिसमें से वो बहता है, तो ये चालक मिल जाता है। तो इस चालक के सहारे एक दिशा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहने लगते हैं। तो यही बहते हुए इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, धारा, विद्युत धारा। कौन सी धारा, विद्युत धारा। जब तक ये बह नहीं रहे हो, जब तक मान लो ये चालक जो है कुछ इस तरीके से हो, सर्किल हो, या इसको एक दिशा ना दी गई हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स चार्ज तो हो जाएंगे, लेकिन वो बहेंगे नहीं, स्थिर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक होंगे, स्थिर होंगे। और जैसे ही उनको एक दिशा मिल जाएगी बहने के लिए, वैसे ही क्या उत्पन्न हो जाएगा, करंट उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो अब ये विद्युत धारा जो उत्पन्न हो गई, हमने उत्पन्न कहाँ से किया था, जो है एक जनरेटर से। भाई जनरेटर कह सकते हैं जहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न हुई। जनरेटर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। हम घरों में शादी विवाह में जनरेटर लाते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं, तो वो भी तो जनरेटर है जो इसी कंसेप्ट पे बिजली को उत्पन्न कर रही है। तो वो जनरेटर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अब बिजली को उत्पादित कर दिया यहाँ से, मतलब वोल्टेज बन गया। अब इस वोल्टेज को हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में ले जा करके घुसेड़ देते हैं। और ट्रांसफार्मर का काम क्या है, दो काम करता है, वोल्टेज को, उच्च वोल्टेज को निम्न में करना, या निम्न वोल्टेज को उच्च करना। निम्न वोल्टेज तो हमारे घरों में चाहिए, निम्न वोल्टेज तो हमें घरों में चाहिए। यहाँ तो जहाँ से प्रोडक्शन किया था, मान लो मिर्जापुर में प्रोडक्शन किया था, और बिजली लाना है आगरा में, ट्रांसमिट, देखो बड़े बड़े लाइन केबल्स बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ थोड़े नहीं बन रहे बिजली, बिजली तो बहुत दूर दूर बन रहे हैं। कानपुर में बन रहा है। अच्छा चलो अभी तो बच्चे नहीं आ रहे, इस वजह से ये कर रहे हैं, नहीं छुट्टी के बाद ही पढ़ाएंगे। तो जो है सारे 10 वाले इसी में आ गए।
अच्छा, इतने बच्चे होंगे ही आए हैं। ठीक है, तो अब वहां से भाई इतनी दूर तक हमको इलेक्ट्रॉन्स भेजना है, इलेक्ट्रिसिटी भेजना है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है चलते हुए बहते हुए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी यही होती है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी दूर तक हमें भेजना है, तो हमको वोल्टेज कितना चाहिए? हाई वाला चाहिए। तो हाई वाला वोल्टेज कहाँ से मिलेगा? ट्रांसफार्मर मिलेगा। तो बाहर ही, इस प्रोडक्शन हाउस के बाहर ही बड़े बड़े ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे लगे रहते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर। वो अलग ही दिख जाते हैं कि ये ट्रांसफार्मर है, उसमें जो है चोंच सा एक वो निकला रहेगा। ठीक है, वो ट्रांसफार्मर की जब आंतरिक संरचना पढ़ोगे तो उसमें समझ जाओगे कि ट्रांसफार्मर किस तरीके से कार्य करता है। ठीक, तो वो ट्रांसफार्मर जो है क्या करता है? वोल्टेज को और हाई कर देता है, जिससे कि धक्का खूब जोर का लगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है हजारों किलोमीटर दूर तक चले जाएं वायर के माध्यम से। ठीक है, अब वो बीच बीच में, इसीलिए बीच बीच में स्टेशंस बनाए जाते हैं, सब स्टेशंस बनाए जाते हैं। और उन सब स्टेशंस पे मान लो इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ दूरी तक तय करते आए, फिर थक जाते हैं बेचारे, तो फिर उनको धक्का देने के लिए सब स्टेशन पे क्या लगा दिए जाते हैं? ट्रांसफार्मर। और सब स्टेशन पे जो है वहां से जो है मार्केट में, गांव में सप्लाई की जाती है। तो अब वहां से चूंकि बहुत तेज वोल्टेज आ रहा होता है, सब स्टेशन रोक करके उनको जो है अब सप्लाई कहाँ करेगा? किसी मार्केट में या किसी गांव में। तो किसी मार्केट या गांव में वहां भी ट्रांसफार्मर लग जाता है, गांव के बाहर ही लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब चूंकि गांव बड़ा है, शहर बड़े होते हैं, तो जगह जगह ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो वो ट्रांसफार्मर अब यहाँ क्या काम करता है? जो उच्च वोल्टेज था उसको क्या करते हैं? निम्न करते हैं। निम्न वोल्टेज करके जितनी हमें जरूरत होती है घरों में, उतनी सप्लाई वो घरों में देते हैं। तो ट्रांसफार्मर मतलब इस तरीके से कई ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर से हमको सप्लाई कहाँ मिल गई? जो है घरों में। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये चल रहा होता है, प्रवाहित हो रहा होता है करंट, तो करंट को रोकने का भी प्रयास करते हैं क्या? कौन? यही इसी के अणु, जो चालक में जो अणु है, चालक में जो पार्टिकल्स है महीन महीन, वो पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में टकराते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं? आपस में टकराते रहते हैं। तो इनके टकराने के कारण जो है उनमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। तो ये रेजिस्टेंस अलग अलग जो है चालक के अलग अलग गुण होते हैं। ठीक, अलग अलग चालक के अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस होता ही नहीं, बहुत मतलब एकदम बिल्कुल नगण्य होता है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का फायदा हम लोग वैज्ञानिकों ने उठाया और विभिन्न उपकरण बनाने शुरू कर दिए। अब ये रेजिस्टेंस जो होते हैं, वो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रतिरोध होता है, मतलब एक होता है वो प्रतिरोध कह रहा हूं, चालक, कंडक्टर। इस चालक में, इस कंडक्टर में 3 प्रकार के जो है चालक होते हैं। एक होता है सुचालक। एक क्या होता है? सुचालक। ठीक, और एक होता है कुचालक। यानी प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा? कुचालक। यानी बहने ही नहीं देगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया इस जो है पेन का, मार्कर का, इसमें जो है प्रतिरोध ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने ही नहीं देता है, तो इसलिए ये इसमें करंट बनेगा ही नहीं। तो सुचालक और इन दोनों के बीच का, यानी इन दोनों के बीच का, अर्थात जो है न ज्यादा सुचालक होगा न ही ज्यादा कुचालक होगा, मौका मिलने पे उसमें इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा बहते रहेंगे, तो इसको बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो ये 3 तरीके से क्या होते हैं? चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। किसके आधार पर? प्रतिरोध के आधार पर। किसके आधार पर? रेजिस्टेंस के आधार पर, प्रतिरोध के आधार पर इन चालकों को। अब चालक क्या है? माध्यम है। चालक क्या है? माध्यम है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना है? प्रवाहित करना है, बहाना है। तो ये माध्यम 3 प्रकार से होते हैं। और सुचालक का सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है? चांदी। सुचालक का सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है? चांदी। चांदी का फार्मूला क्या है? एजी, एग्रीकल्चर है, एजी। इसके बाद में है कॉपर। कॉपर का फार्मूला क्या है? सीयू, तांबा। तो ये सबसे अच्छे क्या है? सुचालक है। ये सबसे अच्छे क्या है? सुचालक है। इनमें बहुत कम अवरोध के साथ ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बहते रहते हैं। चांदी में तो ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने मतलब बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट किया और नींद में भी आगे बहते हुए चले जाते हैं। ठीक, आराम से बिना झटका लिए हुए गाड़ी आगे बहती चली जाती है। चांदी इतना बढ़िया जो है सुचालक है। ठीक है, तो इस तरीके से चलते चले जाते हैं। और कुचालक में तो जो है गाड़ी नहीं चलेगी, वहां तो इंजन स्टार्ट करोगे, गुर्र से गुर्र भी नहीं बोलेगा। ठीक, और अर्धचालक में इंजन स्टार्ट हो जाएगा, धुक 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 चलेगा, मतलब चलेगा फिर रुक जाएगा, धक्का मारोगे फिर चलेगा। तो अर्धचालक में ये होता है। अर्धचालक जो है क्या होते हैं? जैसे आपका कार्बन हो गया,
कार्बन, ठीक है। कार्बन मतलब कोयला सोयला, ये सब क्या है, अर्धचालक है। या फिर लकड़ी को गीली कर दो, पानी डाल दो लकड़ी को, ठीक है, वो सब अर्धचालक हो जाते हैं भाई। अम्ल क्षार या जो है मिनरल युक्त पानी, ये सब सुचालक होते हैं। अम्ल क्षार, और भाई हमने उसी में तो बताया था, पानी में, नमक युक्त पानी में ही जो है हम इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया कराते हैं, विद्युत अपघट्ट की क्रिया कराते हैं ना, तो वो ये सब क्या होते हैं, चालक होते हैं। पानी वगैरह जो साधारण पानी जिसमें मिनरल्स भी मिले होते हैं, जो शुद्ध जल होता है, आशुद्ध जल होता है, उसमें मिनरल्स नहीं होते, सारे मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं। हम लोग आरओ का पानी पीते हैं ना, मिनरल्स सब निकले होते हैं, इसलिए हमारे शरीर में बीमारियां जा रही हैं। हमारे शरीर में मिनरल्स भी चाहिए, और मिनरल्स जो है उनमें से क्या हो जाता है, निकल जाता है, आरओ के पानी से मिनरल्स निकल जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो है बहुत कम पीना चाहिए, आरओ का पानी इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, या फिर पीना भी चाहिए तो उसमें जो है उसकी जो वो होती है, क्या नाम है, मानक जो होता है, क्या कहते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा है, एक शब्द होता है, उसका पानी का टीडीएस 100+ रखना चाहिए। और जो आरओ लगाने वाला आएगा वो करके जाएगा 60-65 में मिनरल सब खत्म हो जाते हैं। कम से कम 200, 150, 200 से ऊपर का हमें जो है टीडीएस वाला पानी पीना चाहिए, जिसमें मिनरल्स की मात्रा होती है, ठीक। उससे ज़्यादा भी नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स हो जाएगा, पता चलेगा मिनरल्स आकर हड्डियों में जमा होने लगेगा, फिर हड्डियाँ बुढ़ापे में कट कट बोलेंगी, दर्द करेगा, तो बहुत ज़्यादा भी मिनरल्स नहीं चाहिए। अब जो बहुत ज़्यादा लोग चना चबाते हैं ना, कहते हैं कुछ जवानी में चना खा लिया, फिर उस चने के जो मिनरल्स हैं हड्डियों के पोर्स में, जहाँ जहाँ हड्डियाँ जहाँ जहाँ मुड़ती है ना, जहाँ मोड़ होता है, तो इसको जॉइंट्स कहते हैं, ठीक। इन जॉइंट्स में आकर के जो है जमा होती रहती हैं, और जमा होकर के फिर बुढ़ापे में दर्द करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। हमने पढ़ाया है, सब जब बायो पढ़ाया तो उसमें बताया भी है कि किस तरीके से आर्थराइटिस वगैरह की पीछे क्या क्या कारण होते हैं, सारा चीज़ पढ़ाया। तो इस तरीके से जो है ये बिजली जो है प्रवाहित होती है, करंट इनके माध्यम से प्रवाहित होता है। अब इसी चीज़ का फायदा उठा करके हम कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग घर तक बिजली पहुंचा दिए थे ना, अभी कहानी हमारी चल रही थी कि घर तक हमने बिजली पहुंचा दी, बिजली को बनाया हमने बड़े से जनरेटर से, पावर हाउस से, और वहां पर जो है लगा दिया ट्रांसफार्मर, और उस ट्रांसफार्मर से हमने वोल्टेज क्रिएट किया, धक्का मारा, मतलब वोल्टेज तो यही क्रिएट हो गया, वोल्टेज तो यहाँ क्रिएट हो गया, ठीक है, विभवांतर हिंदी में बोलते हैं। और इस वोल्टेज से, विभवांतर मतलब विभव में अंतर, कम विभव अधिक विभव, अधिक विभव से कम विभव की तरफ ढाल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो है बहने लगेंगे, प्रवाहित होने लगते हैं, ठीक है। ढाल जितना ज्यादा होगा उतने तेज इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे, यानी उतना ही ज्यादा क्या होगा, वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज होगा, ठीक। तो हाई वोल्टेज, और फिर अब हाई वोल्टेज को और ज्यादा बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ट्रांसफार्मर से जो है हमने बिजली कहाँ तक पहुंचा दी थी, सब स्टेशन, और सब स्टेशन से हमने बिजली पहुंचा दी थी घरों तक। अब घरों तक बिजली पहुंच गई, ये अब घरों में हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, सुचालक कुचालक का इस्तेमाल करते हुए उपकरण चलाते हैं, अपने उपकरणों का यूज करते हैं। तो उपकरण में हमने क्या कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल किए थे, जैसे बताओ, अभी तो पढ़ाया था कल परसों। हाँ, क्या क्या पढ़ाया था भाई? हाँ, तो कन्वर्टर से स्टार्ट करते हैं। कन्वर्टर, जिसको तुम लोग क्या कहते हो, इन्वर्टर कहते हो। कन्वर्टर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करना। हमने दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी धारा पढ़ी है, एसी धारा और डीसी धारा, डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती करंट। तो पहले डीसी और एसी को समझ लो, डीसी करंट और एसी करंट। डीसी करंट में क्या होता है कि ये एक दिशा में इसका उत्पादन होकर के एक दिशा में धारा बहती है, एकदम सीधे, और सीधे बहेगी तो स्पीड इसकी क्या होगी, बहुत तेज होगी, ठीक है। और एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, ये ऐसे चलती है, अप डाउन करके चलती है, कुछ आगे जाएगी, फिर थोड़ा सा बैक होगी, फिर आगे जाएगी, फिर बैक होगी, तो इसलिए इसको चलने में टाइम लगता है, थोड़ा स्लो चलती है, ठीक है। ये थोड़ा स्लो चलती है, अगर इसको आप पकड़ लोगे तो जैसे ही वो पीछे गई, धारा थोड़ा सा पीछे हुई, वैसे ही आप छूट जाओगे। तो एसी करंट मारेगा तो उसमें आप थरथराओगे, कांपोगे, ठीक है। इतनी जल्दी भी नहीं वापस मतलब वो उसका ये रहता है, बहुत फास्ट चलती है वो, आगे पीछे, मतलब 1 सेकंड में 50 बार, 45 से 55 बार जो है, एक औसत 50 बार 1 सेकंड में, इतने टाइम से वो आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। तो एक नगण्य सा ही मानोगे, लेकिन वो चूंकि आगे पीछे ऐसे चलती हुई आगे बढ़ती है, इसीलिए इसको कहते हैं अल्टरनेटिव धारा, प्रत्यावर्ती करंट।
इसलिए इसमें बचने के चांस है। अगर इसमें 220 वोल्ट का इसमें झटका मारा तो ये सीधे जा रही है, सीधे ही आपको लपेट देगी, यानी सीधा कर देगी, लिटा देगी, ठीक है। और ये इसमें 220 का करंट लगेगा तो सीधा होने से बच भी सकते हो और नहीं भी, ज्यादा बदमाशी करोगे तो लपेट देगा ये भी, और वैसे बचने के चांस ज्यादा है, ठीक है। मतलब देखा होगा आपने, जो है डंडे संडे से खींच खांच लेते हैं लोग, बच जाते हैं, जल वल करके थोड़ा बहुत बच जाते हैं, लेकिन ये मारेगा तो नहीं बचने की चांस है। अब ये निर्भर करता है कि वोल्टेज कितना मार रहा है। हम बैटरी से, जो बैटरी से धारा आती है, करंट, डायरेक्ट करंट आती है ना, तो बैटरी से उसको पकड़ लेते हैं तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज कम होता है, 5 वोल्टेज, 2.5 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज होते हैं, तो उसमें पता ही नहीं चलता, उसको उठा के हम जवान में भी लगा लेते हैं तो कसैलापन रहता है ना, कसैलापन। और लेकिन अगर वोल्टेज ज़्यादा लगाओगे तो मुंह खुलेगा नहीं, चिपक जाएगा वही, ठीक है। तो इस तरीके से ये डीसी करंट होते हैं और ये एसी करंट होते हैं। तो अब ये कन्वर्टर का काम क्या है, इसी को 2 काम करता है, डीसी को एसी में बनाना, एसी को डीसी में बनाना। तो एक तो रेक्टिफायर होता है, ये क्या होता है, रेक्टिफायर, ठीक। अब रेक्टिफायर का काम क्या है, जो बिजली आ रही है कहाँ से, सीधे पावर हाउस से आ रही है, पावर हाउस से आ रही बिजली किस रूप में आ रही है, कौन सी करंट आ रही है, एसी करंट आ रही है, ठीक है। अब एसी करंट से तो हमारी बैटरी चार्ज होगी नहीं, हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, डीसी करंट चाहिए। तो रेक्टिफायर जो है एसी करंट को किस में बदल देता है, डीसी में बदल देता है, और हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। और उसी में मशीन में ही जो है सारे सिस्टम लगे होते हैं, जैसे ही लाइट जाएगी वैसे ही इसका काम उल्टा हो जाएगा। अब जो बैटरी चार्ज हुई थी, अब वहां से चार्ज हुई थी तो किस रूप में जो है चार्ज स्टोर हुआ, डीसी के रूप में, तो वहां से डीसी चलेगी, वहां से डीसी चलेगी। लेकिन हमने पंखा तो एसी वाला बांध रखा है, मतलब एसी करंट से चलने वाला पंखा बांध रखा है, तो इसमें करंट जाएगा, घूमेगा ही नहीं पंखा। तो इसको घुमाने के लिए फिर यहाँ पर उस करंट को, इसको पार करना पड़ेगा कन्वर्टर को। डीसी वाला करंट जैसे ही कन्वर्टर में पहुंचेगा तो वो क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, डीसी करंट को क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, अर्थात उल्टा कर देगा। क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, यानी डीसी करंट को किस में उलट देगा, एसी में। तो इसीलिए इसको कहते हैं इन्वर्टर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टर, उल्टा कर देना किसको, डीसी करंट को। तो अब ये इन्वर्ट हो जाएगा, अब हमारे पंखे को क्या मिलेगा, एसी करंट। इसके पहले आप जो है डीसी करंट को छूते, इतना ज्यादा वोल्टेज नहीं था, तभी तो बैटरी सैटरी को उठाकर पकड़ लेते हैं, हाथ झटका नहीं मारता है। लेकिन वहां से कन्वर्टर के बाद आप जो है उस तार को पकड़ के उतना ही झटका मारेगा जितना पहले मार रहा था बिजली वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ वो क्या बन गया है, उतने ही वोल्टेज का क्या बन गया है, एसी करंट बन गया है। तो इस तरीके से ये कन्वर्टर हम अपने घरों में लगाते हैं और बिजली का यहाँ पर उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, चलाते हैं, ठीक। इसी तरीके से जो है हम इस्तेमाल करते हैं, एडाप्टर का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, एडाप्टर। एडाप्टर भी एक छोटा क्या होता है, रेक्टिफायर टाइप का होता है, छोटा रेक्टिफायर होता है। एडाप्टर से क्या करते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, लैपटॉप को चार्ज करते हैं, क्योंकि घरों में हमारे कौन सी करंट सप्लाई है, एसी करंट सप्लाई है। तो एसी करंट से तो हमारा मोबाइल चार्ज होगा नहीं, ठीक है, बल्कि मोबाइल जल और जाएगा। तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एडाप्टर, जो 400, 500, 1000 जितना आप जो है बड़े आजकल तो फास्ट चार्जर आ रहे हैं, महंगे महंगे आ रहे हैं, ठीक है, कंपनी के सैमसंग वगैरह के लोगे तो 1000-1500 के आते हैं एडाप्टर। तो उन एडाप्टर्स का काम क्या है, एसी करंट को किसमें बदलना, डीसी करंट। तो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि एडाप्टर का काम क्या है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। तो एसी करंट को डीसी में बदलने वाले को क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। तो अब प्रश्न यहाँ से भी आएगा, क्या एडाप्टर इन्वर्टर है या रेक्टिफायर है, तो क्या है, एडाप्टर रेक्टिफायर है, क्योंकि वो एसी को किसमें बदलता है, डीसी को, और इन्वर्टर डीसी को किसमें बदलता है, एसी में बदलता है, ठीक है। और इसी में हम लोगों ने क्या कैपेसिटर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कैपेसिटर पढ़ा था। कैपेसिटर अर्थात जो है क्या कहते हैं इसको, कंडेंसर। इसको पहले कंडेंसर भी कहा जाता था, कंडेंसर भी कहा जाता था, कैपेसिटर या कंडेंसर। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जो है थोड़े समय तक के लिए जो है चार्ज करके रखना, यानी ये मतलब कंडेंसर में बिजली स्टोर हो जाती है, कंडेंसर में करंट क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत झटके से करंट को प्रवाहित करती है, इसीलिए हम लोग पंखे में इसका इस्तेमाल करते हैं। और पंखे को अगर आप कंडेंसर नहीं लगाए हो तो फिर बिजली सप्लाई करोगे तो घूम घूम करेंगे, पंखा घूमेगा नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर वीक हो गया है भाई, वीक भी हो जाएगा तो करंट बहुत तेज नहीं मारेगा, उसमें से निकलेगा, तो फिर हम क्या करते हैं, लकड़ी से घुमाते हैं, और लकड़ी से घुमाते हैं तो पंखा हमारा घूमने लगता है,
पंखा हमारा घूमने लगता है। अब बाई द वे चलते हुए पंखे को आप रोक लो, चलते हुए पंखे को आप रोक लो तो पंखा क्या कर जाएगा, धुआं दे जाएगा। आप लोग करते हो ना स्कूल में कि पंखा उंगलियों से रोक लेते हो, ठीक है, चलते हुए पंखे को, फिर ज़्यादा देर तक रोके रहोगे तो करंट तो उसमें प्रवाहित हो रहा था। अब करंट, जो करंट था वो आवेश तो है ही है, अब वो स्टैटिक होगा। आवेश क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। तो काफी लंबे समय तक गुस्से में आ जाएगा, धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता रहेगा, आवेश बढ़ता रहेगा उसका, कहेगा रुको ससुरो अभी फूंक रहा हूं तुमको, बस तुरंत धुआं निकाल देगा और फूंक देगा। क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी को तो प्रवाह प्रवाह होना चाहिए, अगर प्रवाह नहीं मिलेगा उसको जो है एक जगह रोक दिए तो फिर वो अपना काम कर जाएगा और गुस्से में तुम्हारे ऊपर तो गुस्सा उतारेगा नहीं, वो कहेगा उपकरण को ही फूंको, बस उपकरण को ही फूंक देगा, लो सत्यानाश, तो उपकरण को सत्यानाश कर देगा। ठीक, तो इसलिए बिजली को चलते हुए बिजली के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो है गुस्से में कहेगा धड़ाम से मारेगा और करंट भी निकाल देगा बाहर, कहेगा आप बाहर निकलते हैं और तुमने पकड़ रखा है, तुमको भी छूते हैं, तो ऐसा भी कर देता है। इसलिए बिजली के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो कैपेसिटर या कंडेंसर इस तरीके से हम लोग जो है चूंकि इसको मैंने बताया चालक के आधार पे, यानी रेजिस्टेंस के आधार पे कौन से चालक में जो है मतलब बिजली प्रवाहित हो रही है, तो उसको हम लोग देख करके फिर इसका जो है उपयोग करते हैं। इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं विभिन्न चालक इस्तेमाल करते हुए। तो इसका उपयोग हम लोग 3 तरीके से करते हैं। थर्मल यूजेज होता है, थर्मल यूजेज और केमिकल यूज होता है, और क्या होता है, मैग्नेटिक यूज होता है। 3 तरीके से हम लोग इसका अपने घरों में बिजली का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, घरों में या इंडस्ट्रीज में, यानी इसका उपयोग मानव करता है। थर्मल के रूप में हमने देखा था, जो थर्मल यूज था बिजली का, वो हमने देखा था हीट के रूप में, किस रूप में, हीट के रूप में और लाइट के रूप में, हीट के रूप में और लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में। हीट के रूप में हमने देखा था हीटर बनाया था, हीट के रूप में हमने क्या बनाया था, हीटर। लाइट के रूप में हमने बल्ब जलाया था, लाइट के रूप में हमने बल्ब जलाया था। तो ये क्या था, थर्मल, इसका जो है मतलब बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का थर्मल यूज था। यानी यहाँ पर हमने जो है कुछ स्प्रिंग जो है नाइक्रोम का बना दिया, किसका बना दिया, नाइक्रोम का स्प्रिंग बना दिया, और उसमें से क्या गुजारा हमने, इलेक्ट्रिसिटी गुजारी। तो उसकी चालकता के कारण, उसके जो है रेजिस्टेंस के कारण वो पूरा नाइक्रोम क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, लाल होकर के गर्म हो जाता है, और गर्म होकर के जो है उसमें देखा होगा आप हीटर लेके आते हो 1000 वाट का, 1500 वाट का, जितने ज़्यादा वाट का होगा उतने ज़्यादा उसमें जो है हीट उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी। ठीक, तो उस तरीके से उसका हम फायदा उठाते हैं और हीटर बना लेते हैं, हीटर बना लेते हैं, गीजर बना लेते हैं, रॉड बना लेते हैं गर्म करने वाला, पानी गर्म करने वाला, प्रेस बना लेते हैं। तो ये सारा चीज़ हमको यहाँ से मिल जाता है थर्मल से। और लाइट में हमने बल्ब में फिलामेंट लगा देते हैं, इसका जो है, इसका फिलामेंट लगाते हैं बल्ब में, टंगस्टन का। तो टंगस्टन का हम फिलामेंट लगा देते हैं, टंगस्टन का, जिसका जो है जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है, ये 1000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सह लेता है और गलता नहीं है। ठीक, तो इसलिए इसका टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं बल्ब में, और बल्ब हमारा जो है थोड़ा सा हीट के साथ प्रकाश भी देता है, क्योंकि वो गर्म होगा, वो जलेगा, चमकेगा, और चमकता ज़्यादा है। नाइक्रोम उतना चमकता नहीं था, नाइक्रोम उतना चमकता नहीं था, नाइक्रोम लाल तो हो जाता है, नाइक्रोम जो है लाल हो जाता है, लेकिन वो चमकता नहीं। और टंगस्टन क्या है, लाल होने के साथ साथ चमकने लगता है, चमकता है तो वो रोशनी फेंकता है। फिर बाद में इसमें जो है कई चेंजेस हुए, तो हम लोग इस्तेमाल करने लगे क्या, एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब, और सब काम इसी सिद्धांत पे करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें फॉर्मेशन होता रहता है, डिफॉर्मेशन होता रहता है। भाई बल्ब के बाद ट्यूबलाइट आए, बल्ब के बाद ट्यूबलाइट आए, जो मकसद क्या था कि कम जो है वाट के साथ, कम वाट के साथ क्या करें, जो है ज़्यादा प्रकाश में। वाट का मतलब क्या होता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई भी उपकरण। हम जो वाट लगाते हैं ना, 10 वाट का, 100 वाट का, 50 वाट का, 4 वाट का, 7 वाट का, जब बल्ब लगाते हैं या कोई उपकरण लगाते हैं, तो मतलब होता है कि इतनी एनर्जी वो क्या कर रहा है, खा रहा है, यूज कर रहा है, इतनी एनर्जी वो यूज कर रहा है। तो वाट का मतलब होता है किसी उपकरण की हमको उसके पावर कंज्यूमिंग का जो है, वाट से हमें पता चलता है कितना पावर वो कंज्यूम करेगा। तो जितना ज़्यादा वाट का आप सामान यूज करोगे, एसी चला रहे हो तो हैवी वाट कंज्यूम करेगा। तो वोल्ट और वाट में अंतर है। वोल्ट क्या है, वो जो है प्रेशर उत्पन्न करता है, किसको भगाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को भगाने के लिए। लेकिन वाट क्या है, वो किसी उपकरण का जो है पावर, कितना पावर वो यूज करेगा, कितनी शक्ति वो यूज करेगा। ठीक है, तो ये अंतर होता है। तो इस तरीके से जो है
यहाँ पर हमने ये यूज कर लिया। इसके अलावा जो हमने केमिकल रिएक्शन वो बताया था कि केमिकल यूज किस तरीके से करते हैं, तो हम इससे जो है नकली सोना बना लेते हैं, नकली चांदी बना लेते हैं, वो सब तरीका मैंने बताया था। जो है मतलब पानी ले लो, एक ऐसा मतलब द्रव ले लो जिसमें जो है आप मतलब उसमें नाइट्रेट वगैरह डाल दो, और उसके बाद में उसमें कैथोड और एनोड की जो है रॉड डालो। और अगर चांदी का आपको प्लेट बनाना है, चांदी की आपको चम्मच बनानी है, तो एक तरफ चांदी की रॉड रखो कैथोड की तरफ, और एनोड की तरफ जो है साधारण चम्मच रखो। फिर केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है, चांदी का अर्क थोड़ा सा घुलता है और वो चला जाता है जो है एनोड की तरफ जिस तरह हमने चम्मच लगा रखी है, तो उस चम्मच क्या हो जाता है, उस पर चांदी का कोटिंग चढ़ना शुरू हो जाता है, चांदी का कोटिंग। तो चांदी जैसा वो चमकने लगता है, और फिर वो मार्केट में आप चांदी के चम्मच के रूप में उसे बेच सकते हो। ठीक, नकली चांदी, जर्मन सिल्वर जैसे, तो ऐसे काम होता है। तो ऐसी प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और ऐसी मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया बोलते हैं। विद्युत अपघटन प्रक्रिया से, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, जो है किसी भी मतलब असली पदार्थ को नकली पदार्थ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम मतलब हूबहू उसी तरीके से चीजें बना सकते हैं, सोना जैसा ही चीज बना सकते हैं, चांदी जैसी चीज ही बना सकते हैं। तो ये केमिकल यूज हो गया। केमिकल यूज के साथ आगे हम लोग क्या पढ़े थे? मैग्नेटिक यूज। क्या पढ़े थे? मैग्नेटिक यूज। अब मैग्नेटिक यूज में हमने देखा था कि हमने बिजली भी बनाई थी किससे? वोल्टेज जनरेट किया था मैग्नेट से, मैग्नेटिक फील्ड बनाया था। अब यहाँ पर जो है हमने क्या किया कि जो है मतलब जैसे कॉपर का कॉइल है, तो उसको हमने राउंड शेप में घुमा दिया, इस तरीके से जो है राउंड शेप में इसे से घुमा दिया। तो अब ये जब बिजली इसमें से इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे राउंड शेप में, तो इनमें जो है क्या उत्पन्न होगा? मैग्नेट उत्पन्न होगा। इसमें मैग्नेट उत्पन्न होगा। लेकिन मैग्नेट कैसा होगा? स्थिर होगा या अस्थिर होगा? यानी स्थायी होगा या अस्थायी होगा? कैसा होगा? अस्थायी। इलेक्ट्रिसिटी से उत्पन्न मैग्नेट कैसा होता है? अस्थायी होता है। स्विच बंद, मैग्नेट खत्म, स्विच ऑन, मैग्नेट चालू। ठीक। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो परमानेंट ही होते हैं, वो हमेशा, उनको आप खत्म नहीं कर सकते, उनको आप कुचल दोगे, तोड़ फोड़ दोगे, खत्म कर दोगे, फिर भी वो सब इकट्ठा होकर जुड़ जाते हैं। फिर भी वो मतलब चूरा बना दो, मैग्नेट का पूरा फोड़ फाड़ कर चूरा बना दो, फिर भी वो सब एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक, आकर के चिपक जाते हैं। जैसे पहले एक राक्षस हुआ करता था, उसको मार दो, टुकड़ों टुकड़ों में काट करके अलग कर दो, लेकिन फिर भी वो सब जुड़ जाते थे। तो ऐसे ही परमानेंट मैग्नेट भी सब जुड़ जाते हैं, सारे चूरा इकट्ठा होकर के मिल जाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी से बना मैग्नेट है वो अस्थायी होता है। जब उसमें करंट प्रवाहित होगा तो मैग्नेट का काम करेगा, और जैसे ही करंट उसमें से प्रवाह बंद करेगा और मैग्नेट खत्म हो जाएगा। तो इस चीज का इस्तेमाल बहुत जगहों पे होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में होता है, जहाँ पर लोहा वोहा का सामान उठाना होता है भारी भारी, वहाँ पर ऐसे क्रेन जो है इस्तेमाल किए जाते हैं चुंबक वाले। तो उनमें से लोहे के बड़े बड़े छड़ों को, लोहे के बड़े बड़े जो है पिंड को उठा करके और लोडिंग की जाती है। अगर परमानेंट लगाएंगे तो चिपका रहेगा, फिर छुड़ाने के लिए उसमें पता चलेगा हाथी को लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रिक वाले जो है मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा हम लोगों ने बिजली का पूरा एक जो है चैप्टर खत्म किया, पूरा समराइज किया।